Hello, dear learners. I hope you all are doing very well. I'm here with the third series of Building Your Concept through questions. And all the questions of today's video is related to biochemistry section. If you have did not watch the previous section, that is from microbiology and cell biology, do watch it now and let me know your comments and reviews. So stay tuned to solve some more questions regarding biochemistry. Now let's start with the very first question, that is a drug which prevents uric acid synthesis by inhibiting the enzyme xanthine oxidase is. So basically for solving this question you have to know about the function of xanthine oxidase. So xanthine oxidase is an enzyme which is required for the production of यूरिक एसिड. और यूरिक एसिड कैसे प्रोड्यूस होता है? यूरिक एसिड का जो प्रोडक्शन है वो न्यूक्लियोटाइड का ब्रेकडाउन जब होता है तो यूरिक एसिड प्रोड्यूस होता है, यानी कि xanthine ऑक्सीडेज क्या करता है? यूरिक एसिड का प्रोडक्शन करवाता है. अब हमें यूरिक एसिड का प्रोडक्शन रोकना है तो हमें किसके फंक्शन को इनहिबिट करना होगा? xanthine ऑक्सीडेज के फंक्शन को इनहिबिट करना होगा. यानी कि xanthine ऑक्सीडेज के इनहिबिटर्स का फंक्शन यहाँ पर पूछा गया है इनडायरेक्टली. तो जो क्लास ऑफ ड्रग यूज़ होता है xanthine ऑक्सीडेज को इनहिबिट करने के लिए उन्हें कहा जाता है एलोप्यूरिनॉन. एक और फैक्ट यहाँ पे ध्यान देने वाला है, यूरिक एसिड के फॉर्मेशन के लिए, यानी कि जो एंजाइम xanthine ऑक्सीडेज है उसके फंक्शन के लिए उसे सबस्ट्रेट क्या चाहिए होता है? हाइपोजेंथीन चाहिए होता है, हाइपोजेंथीन. लेकिन एलोप्यूरिनॉल क्या करता है? यहाँ पे आप एक फंक्शनल ग्रुप देख सकते हैं, इसी केमिकल मोइटी को वो चेंज कर देता है जिस वजह से जो xanthine ऑक्सीडेज है वो काम नहीं कर पाता है. यानी कि स्लाइट मॉडिफिकेशन ही काफ़ी है इनएक्टिव करने में xanthine ऑक्सीडेज को. अगर xanthine ऑक्सीडेज इनहिबिट हो गया तो हमारा यूरिक एसिड का जो प्रोडक्शन है वो भी अल्टीमेटली स्टॉप हो जाएगा. अब इसका एक मेडिकल इम्पॉर्टेंस भी है. जो भी एलोप्यूरिनॉल होते हैं यानी कि जो xanthine ऑक्सीडेज इनहिबिटर्स होते हैं उन्हें किस लिए यूज़ किया जाता है? उन्हें गोट के पेशेंट में यूज़ किया जाता है, यानी कि जिन पेशेंट्स में यूरिक एसिड का सिंथेसिस बहुत ज़्यादा होता है उनमें ये चीज़ दी जाती है. अब थोड़ा सा फंक्शन देख लेते हैं, स्ट्रक्चरल फीचर्स देख लेते हैं xanthine ऑक्सीडेज का. xanthine ऑक्सीडेज का जो फंक्शन होता है वो तो हमने देख लिया कि ये यूरिक एसिड के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, यानी यूरिक एसिड के फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है प्यूरिन न्यूक्लियोटाइड के ब्रेकडाउन के बाद. अब यूरिक एसिड क्या होता है? यूरिक एसिड पे भी क्वेश्चन आता है, ये फाइनल एंड प्रोडक्ट होता है यानी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है किनमें? प्राइमेट्स, बर्ड्स में. अब एक बेसिक हम लोग देखें कि एक दिन में कितना एक्सक्रीट आउट होता है, तो 0.6 ग्राम एक्सक्रीट होता है एक दिन में ऑन एन एवरेज इन अ नॉर्मल पर्सन. अब xanthine ऑक्सीडेज के स्ट्रक्चरल फीचर्स में क्या होता है? 4 आयरन सल्फर ग्रुप होता है और एक मोलिब्डेनम एटम होता है. इस पर भी क्वेश्चन आ सकता है. तो कोई भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो उसके आगे का और उसके पीछे के फैक्ट्स को भी ध्यान देना होता है. अगर आप इसको डायरेक्टली बस इतना पढ़ते कि एलोप्यूरिनॉल है जो xanthine ऑक्सीडेज के फंक्शन को इनहिबिट करता है, लेकिन आपको इसके पीछे क्या क्या फैक्ट पता चला? गोट डिजीज़ होती है कुछ, उसके बारे में भी पता चला, इसका मेडिकल इंपॉर्टेंस है, एंजाइम इनहिबिटर है एलोप्यूरिनॉल. तो इस तरह से लिंक करके पढ़ना है. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एपिमेरिक पेयर. यानी कि जो भी ऑप्शंस आपको दिए हैं उनमें से आपको ये बताना है कि एपीमर्स किन्हें बोला जाता है, या एपीमर्स का एग्जाम्पल पूछा गया है आपको. सो बेसिकली आपको ये पता होना चाहिए कि एपीमर्स किन्हें बोला जाता है. तो एपीमर्स जो होता है वो 2 शुगर जब एक एसिमेट्रिक कार्बन एटम पे डिफ़र करे, यानी कि एपीमर्स को हम सिंपल क्या बोल सकते हैं कि ऐसे शुगर जिनमें कन्फिगरेशनल डिफरेंस हो, यानी कि जो OH है, OH ग्रुप जो होता है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, उसके पोजीशन में डिफरेंस हो लेकिन सिर्फ ओनली एट अ सिंगल कार्बन, तो उसे हम कहेंगे एपीमर्स. अब इसका करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन डी, ग्लूकोज एंड मैनोज. ग्लूकोज एंड मैनोज आर एपीमर्स. यहाँ पे मैंने सिंपल लैंग्वेज में डेफिनेशन लिखा भी है. 2 sugars that differ only in one configuration around one carbon atom are called epimers. अब D glucose and D mannose are
also a epimer, and moreover D-glucose and D-galactose are also an epimer. यानी कि दो शुगर, आई एम अगेन रिपीटिंग, कि जब दो शुगर के बीच में सिर्फ और सिर्फ एक ही एसिमेट्रिक कार्बन एटम में डिफरेंस होता है, यानी कि जो OH ग्रुप लगा है वो दोनों ही शुगर्स में सिर्फ एक ही जगह पे वैरी कर रहा है, तो उन दो शुगर्स को क्या बोला जाएगा? एपिमर्स. अब किस पोजीशन पे हम ये भी मेंशन करते हैं, जैसे कि डी ग्लूकोज और डी मैनोज जो हैं वो C2 पे डिफर करते हैं, और डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज जो हैं वो C4 पे डिफर करते हैं. ये फिगर से समझते हैं, ये ग्लूकोज है और ये मैनोज है. ग्लूकोज और मैनोज में यहाँ पे देख सकते हैं सिर्फ सेकेंड कार्बन पे डिफरेंस है, यानी ग्लूकोज में जो OH है वो राइट हैंड साइड में है, और जो मैनोज है डी मैनोज वहाँ पे लेफ्ट साइड में है. तो ये पोजीशन डिफरेंस कहाँ पे हुआ? सेकेंड कार्बन में हुआ, यानी कि डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज आर एपिमर्स एट सेकेंड कार्बन पोजीशन. लाइकवाइज अगर हम लोग गैलेक्टोज और ग्लूकोज की बात करें तो फोर्थ कार्बन में डिफरेंस है, यानी कि C4 in glucose and C4 in galactose are differing at the position of OH. यानी कि OH का जो पोजीशन है डी ग्लूकोज में अगेन राइट साइड है और डी गैलेक्टोज में लेफ्ट हैंड साइड पे है. तो हम क्या कहेंगे? डी ग्लूकोज एंड डी गैलेक्टोज आर एपिमर एट फोर्थ कार्बन. तो पोजीशन हमें हमेशा एपिमर्स का बताना होता है. एग्जाम्पल भी ऐसे ही पूछा जाता है. यहाँ पे जैसे इस क्वेश्चन से हमें दो एग्जाम्पल मिल गए कि डी ग्लूकोज और डी मैनोज भी एपिमर्स हैं, लेकिन पोजीशन याद रखना है सेकेंड कार्बन पे. और जो डी ग्लूकोज और डी गैलेक्टोज हैं वो भी एपिमर्स हैं, लेकिन किस कार्बन पोजीशन पे? C4 पे. नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कोरी साइकिल इज. आपको जो भी ऑप्शंस दिए हैं उनमें से ये बताना है कि कोरी साइकिल में कौन सा स्टेप होता है. सो एज पर द गिवन क्वेश्चन द करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज बोथ A and B. कोरी साइकिल एक ऐसा मेटाबॉलिक पाथवे है जिसमें रीयूज ऑफ ग्लूकोज भी होता है और सिंथेसिस भी होता है ग्लूकोज का. सो बोथ A and B आर ट्रू. कॉन्सिक्वेंटली करेक्ट ऑप्शन क्या है? B है. अब कोरी साइकिल को समझने के लिए एक की पॉइंट अगर हम लोग माइंड में रखेंगे तो हमेशा ही याद रहेगा कोरी साइकिल. कोरी साइकिल जो है उसमें बेसिकली क्या होता है? ग्लूकोज का कन्वर्जन होता है लैक्टेट में. अब ग्लूकोज का जो कन्वर्जन है लैक्टेट में वो एनारोबिकली होता है ग्लाइकोलिसिस के थ्रू मसल्स में. अब जो लैक्टेट मसल में सिंथेसाइज हुआ है वो वापस से ग्लूकोज में कन्वर्जन होता है वेयर? इन दी लिवर. इसी को बोलते हैं कोरी साइकिल. द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू लैक्टेट एंड देन अगेन इनटू ग्लूकोज इज नोन एज कोरी साइकिल. आई होप कि ये इसी की पॉइंट से आपको याद रहेगा, लेकिन हम लोग इसको एक बार और डायग्राम से समझते हैं ताकि ये थोड़ा सा और इजी हो जाए. कोरी साइकिल क्या है? एक साइक्लिक मेटाबॉलिक पाथवे है. साइक्लिक क्यों बोला जा रहा है? क्योंकि जो ग्लूकोज यूज़ हो रहा है लैक्टेट बनाने में, यानी कि ग्लूकोज फर्स्ट स्टेप में यूज़ हो गया, लेकिन वापस से जो हमारा इंटरमीडिएट प्रोसेस में जो बना है लैक्टेट जो बना है वो वापस से कन्वर्ट हो जा रहा है ग्लूकोज में. यानी कि हमारे मसल्स में ग्लूकोज का कन्वर्जन किस में हो गया है? लैक्टेट में हो गया है, एनारोबिकली थ्रू द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस. अब ग्लाइकोलिसिस से लैक्टेट तो बन गया, वो लैक्टेट कहाँ ट्रांसपोर्ट होगा? हमारे लिवर में. लिवर में वही लैक्टेट क्या होगा? वापस से ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा. और ग्लूकोज में जो कन्वर्ट होगा लैक्टेट वो किससे हुआ है? सो दैट आवर सेल्स कैन अपटेक दैट ग्लूकोज फॉर द नॉर्मल मेटाबॉलिज्म ऑफ द बॉडी. यानी कि हमारे सेल्स को रेजुवेनेट करने के लिए, हमारे सेल्स की एनर्जी रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए हमारा जो लैक्टेट है वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज में और सेल्स उसे इजीली एब्जॉर्ब कर लेती है. यानी कि क्या हुआ? फर्स्ट स्टेप क्या था? ग्लूकोज का कन्वर्जन लैक्टेट में, और लैक्टेट का कन्वर्जन वापस से ग्लूकोज भी. यानी कि जो ग्लूकोज यूज हुआ था वही ग्लूकोज वापस से हमें फाइनल प्रोडक्ट में भी मिला. इसी को कहते हैं कोरी साइकिल. Now moving on to the next question, that is the inhibition of glycolysis by oxygen is known as. So before answering this question, I want to let you all know
that this type of question is frequently asked in so many exams including DBT as well as GATE. जो ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, यानी कि इसका अगर जो 10 स्टेप रिएक्शन है उससे तो क्वेश्चंस आते ही हैं, उसके अलावा उसके इनहिबिटर्स से रिलेटेड भी क्वेश्चंस आते हैं, और साथ ही साथ ग्लाइकोलिसिस के कंडीशंस में भी क्वेश्चंस आते हैं, यानी कि ऑक्सीजन के एक्सेस में क्या होगा, क्योंकि ग्लाइकोलिसिस एक एनारोबिक प्रोसेस है, तो ऑब्वियस है कि ऑक्सीजन से इनहिबिशन ही होगा ग्लाइकोलिसिस का। तो कंसेप्चुअल क्वेश्चंस ग्लाइकोलिसिस पे बहुत ज़्यादा आते हैं। अगर आप पास्ट कुछ ईयर्स का भी पेपर निकालेंगे तो आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे ग्लाइकोलिसिस से रिलेटेड। नाउ बैक टू द क्वेश्चन, जो इनहिबिशन होता है ग्लाइकोलिसिस का ऑक्सीजन के प्रेजेंस से, उसे कहते हैं पास्चर इफेक्ट। पास्चर इफेक्ट हम किसे कहते हैं? पास्चर इफेक्ट को एकदम सिंपल अगर हम लोग समझने की कोशिश करें तो इनहिबिशन जो होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस का ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो उसे हम कहते हैं पास्चर इफेक्ट। यानी कि इसका एक बेस्ट एग्जांपल है हमारा जो बहुत ही कॉमन एक फर्मेंटेटिंग ऑर्गेनिज्म है, सेक्रोमाइसिस सेरिवेसी। वो क्या है? वो होती है एक फैकल्टेटिव एनारोब, यानी कि ईस्ट होते हैं फैकल्टेटिव एनारोब्स, लेकिन जब भी उन्हें ऑक्सीजन दिया जाता है या ऑक्सीजन का प्रेजेंस होता है, वहाँ पे वो अपना जो एनारोबिक पाथवे है उसको रिप्लेस करके वो एरोबिकली उस प्रोसेस को कैरी आउट करते हैं और अपना जो मेटाबॉलिक पाथवे है वो कैरी ऑन रखते हैं। यानी कि उनके पास दो मोड्स होते हैं, अगर ऑक्सीजन नहीं है तब भी वो एनारोबिकली अपना प्रोसेस कर सकते हैं, और अगर ऑक्सीजन है तो भी वो एज दे आर फैकल्टेटिव एनारोब्स दे कैन स्विच टू दी एरोबिक पाथवे एज वेल। तो जब भी फर्मेंटेशन प्रोसेस ऑक्सीजन की वजह से इनहिबिट होता है तो उसे कहते हैं पास्चर इफेक्ट।